चलो देखो पढ़ लेते हैं और खत्म कर देते हैं इसको, है ना, फटाफट से। जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो आसमान कैसा दिखाई देता है? हरा, नीला, लाल, पीला, सफेद है। तो रोज एक जैसा दिखता है कि उसका रंग बदलता रहता है? हैं? हाँ हाँ, सही बात है, टाइम बदलता रहता है उसका, है ना। तो आज हम ऐसे ही कवि के बारे में पढ़ने वाले हैं जो प्रकृति को सिर्फ देखता ही नहीं था बल्कि उसको अपनी कविताओं में उतार देता था एकदम। जब आप उसकी कविताओं को पढ़ेंगे, है ना, तो आपको लगेगा कि आपके सामने प्रकृति की एकदम पिक्चर, तस्वीर से क्या हो रही है, दिखाई दे रही है ना। इसीलिए उनकी कविता का नाम भी क्या है? ऊषा। ऊषा का मतलब क्या होता है? सुबह को बोलते हैं शायद ऊषा। ऊषा, हाँ, बोल है। तो ये जो कवि थे, नाम है शमशेर बहादुर। प्रयोगवादी कवि थे। कैसे? प्रयोगवादी। प्रयोगवादी का मतलब क्या होता है? प्रयोगवादी का मतलब होता है जहां पर पुरानी दुरानी चीजें चल रही हो उनको हटा करके, साइड करके नई चीजों का इस्तेमाल करना, है ना, उनका प्रयोग करना। इसीलिए उनको कहा गया क्या? प्रयोगवादी कवि। तो प्रयोगवादी कवि कौन थे? वो कवि थे जो पुराने बिंब विधानों को छोड़ करके नई चीजें क्या कर रहे थे? इस्तेमाल कर रहे थे अपनी कविताओं में, ठीक है। तो उनको कहा जाता है प्रयोगवादी कवि। इनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 को देहरादून में। 1911 में हुआ था, तो 1911 में तो भारत आजाद हुआ नहीं था, है ना। तो उस समय तो 1911 में तो शायद क्या क्या चल रहा था उस समय? गांधी जी अफ्रीका में थे। हाँ, वर्ल्ड वॉर तो 1914 में शुरू हुआ था। हाँ, वर्ल्ड वॉर के आसपास का ही समय है, ठीक है। तो उस समय अंग्रेजों का ही शासन था देश में, है ना। उस समय उत्तराखंड नहीं हुआ करता था, यूपी हुआ करता था। तो यूपी में ही आता था कौन? देहरादून। आज तो देहरादून राजधानी है किसकी? उत्तराखंड की। देखो ऊपर नेपाल के बगल में आप लोगों को उत्तराखंड दिखाई दे रहा है ना, उसकी राजधानी क्या है? देहरादून है ना। पहले ये यूपी में ही हुआ करता था उत्तराखंड, लेकिन अब इसको क्या बना दिया गया है? अलग राज्य बना दिया गया है, ठीक है। तो वहीं के थे, है ना। तो एक और कवि मिल गए हमें, कहाँ के? यूपी के, है ना, यूपी। और निधन कब हो गया इनका? 1993 में अहमदाबाद में, ठीक है। ये बिंब धर्मी कवि थे। कैसे थे? बिंब धर्मी कवि। बिंब धर्मी कवि का मतलब क्या? हाँ, जो भी वो लिख रहे हैं उसके बिंब आपकी आंखों के सामने चित्र क्या हो जाते हैं? बनते चले जाते हैं। ऐसे कवियों को बोलते हैं क्या? बिंब धर्मी कवि। जिनको पढ़ते ही चित्र हमारी आंखों के सामने छप जाए, है ना। चलो देखो अपन पढ़ लेते हैं। इनका कवि परिचय बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी मैं आप लोगों को लिख के दे दूंगा नोट्स में, ठीक है। एक बार उसको पढ़ लेना। भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। इनकी ये जो रचनाएं थी, उन रचनाओं में आप लोग याद रखना कुछ कविताएं इनकी एक प्रमुख रचना थी। अन्य रचनाओं में एक रचना थी चुका भी हूं नहीं मैं। चुका भी हूं नहीं मैं। एक और थी इतने पास अपने। फिर एक और थी बात बोलेगी। ये इनकी क्या थी? प्रमुख रचनाएं थी, ठीक है। उसके बाद भाव पक्ष, कला पक्ष, जो कि आप लोग घर पे एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है। हम इसकी कविता को पढ़ते हैं ना, है? बना लेंगे अभी जाके। चलो देखो, कविता की पहली लाइनें हैं। प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। तो यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं?
कभी कह रहे हैं कि सूर्योदय से ठीक पहले के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसा, है ना, यानी कि सुबह सुबह के बता रहे हैं कि सुबह कैसी थी? एकदम नीले शंख जैसी थी। यानी कि सूर्योदय से ठीक पहले जब भोर यानी कि सुबह होती है तो आसमान का रंग गहरा कैसा होता है? नीला होता है ना। वह इतना पवित्र और सुंदर लगता है जैसे कोई नीला शंख हो। ठीक है, फिर वो आगे कह रहे हैं राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। मतलब वो आगे कह रहे हैं फिर थोड़ी देर बाद आसमान में हल्की सी सफ़ेदी और नमी यानी कि ओस मिल जाती है। तब आसमान कैसा लगता है? जैसे गांव में सुबह सुबह किसी ने रसोई चौके को राख से लीपा हो और वह अभी गीला पड़ा हो। गीला चौका जैसे सूखने पर थोड़ा स्लेटी धुंधला दिखता है, ठीक वैसा ही हमारा सुबह का आसमान दिख रहा है। यहाँ कवि ने प्रकृति को शहर की बंद इमारतों से नहीं बल्कि गांव की ताजगी से जोड़ा है। तो इन्होंने पहली तुलना किससे करी है? सुबह की आसमान के नीले रंग से, है ना, यानी कि शंख, नीले शंख से आसमान की तुलना करी है। उसके बाद इन्होंने दूसरी तुलना करी है कि कुछ समय बाद सुबह कैसी दिखाई देती है? जैसे गांवों में सुबह ही सुबह चौके को पोत दिया जाता है वैसा ही दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि धूल भूल उड़ रही होती है कुछ, है ना, फिर ओस ओस भी हो रही होती है। उससे ऐसा लगता है जैसे कि गांव में वो चौका पोता हुआ दिखाई देता है, कुछ वैसा ही हमें स्लेटी कलर का क्या होता है? दिखाई देता है आसमान। ठीक है, तो आपकी आंखों में कुछ चित्र बन रहे हैं इनके, है? बन रहे हैं कि वैसे कह रहे हैं इनको बिंब धर्मी कवि। कविता का दूसरा भाग है इसमें। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। यानी कि सिल तो देखिए आप लोगों ने, आगे ये तुलना कर रहे हैं आसमान की किससे? सिल से, है ना। हाँ, वही मसाला पीसते हैं, वही सिल। ठीक है, जिस पर हम रोज क्या करते हैं? मसाला पीसते हैं ना, है? हाँ, जब लाइट नहीं होती है तो उसी पे पीसना होता है ना। मिक्सी वगैरह तो अब आ गई है ना, पहले नहीं थी मिक्सी, है ना। तो कवि कहते हैं कि अंधेरे का जो कालापन है वो काली सिल जैसा है और जब सूरज की पहली लाल किरण उस पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने काली सिल को लाल केसर से धो दिया हो। क्या तुलना है ना। तो पहले तुलना करी उसने किससे? नीले रंग के, नीले शंख से। दूसरी तुलना राख पुते हुए चौके से। और तीसरी तुलना किससे करी? तीसरी तुलना करी उसने किससे? तुम्हारी सिल से, है ना। क्योंकि जैसे ही सूरज निकलता है, लाल किरणें निकलती हैं। सबसे पहले सूरज जब दिखाई उगता है तब कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है ना। तो लाल किरणें जब धरती पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे सिल पर लाल मिर्च क्या कर दी हो? पीस दी हो, है ना। या फिर ऐसा लगता है जैसे आसमान एक काली स्लेट है जिस पर किसी छोटे बच्चे ने लाल खड़िया चाक मल दिया हो, है ना। जैसे काली स्लेट होती है, काली स्लेट पर जो लाल चौक होता है जिसको अपन गेरू कहते हैं, गेरू खड़िया, उसको मल देते हैं तो स्लेट कैसी दिखाई देगी? लाल दिखाई देगी। तो या तो फिर वो जो है आसमान कैसा लगता है? काली स्लेट पर जैसे, है ना, लाल खड़िया किसी ने क्या कर दी हो? पीस दी हो, ऐसा दिखाई देता है ना। यहाँ कितनी हलचल है, ऐसा लग रहा है कि गांव की सुबह धीरे धीरे जाग रही है ना। जैसे ही सुबह होती है फिर हलचल होने लगती है, फिर ऐसा लगता है जैसे सुबह सुबह कोई जाग रहा हो। अब मेरे को जल्दी फटाफट से बताओ, कवि ने अभी तक कितनी चीजों से तुलना कर चुका है? किस किस से? हाँ, एक और तो फिर भी भूल गया तो। आखिरी पंक्तियां हैं और आखिरी पंक्तियों में क्या लिखा है?
नील जाल में या किसी की घोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। अब बात कहाँ पर पहुंच गई है? एकदम सूर्योदय पर पहुंच गई है। तो आखिर में जब आकाश साफ नीला हो जाता है और सूरज चमकने लगता है, तो उसकी किरणें ऐसी लगती हैं जैसे नीले पानी में किसी गोरी सुंदरी का शरीर झिलमिला रहा हो। वाह, तुलना है, देखो तुम कभी की तुलना है। आखिर में जब आकाश बिल्कुल साफ नीला हो जाता है और सूरज चमकने लगता है, तो उसकी किरणें ऐसे लगती हैं जैसे नीले पानी में किसी सुंदरी का शरीर झिलमिला रहा हो। वाह हो, इसका मतलब कवि ने नीले पानी में किसी ना किसी सुंदरी को तो देखा होगा, है ना, तब जाकर के माइंड में इसकी इमेज बन रही है कि भाई ऐसी लग रही है वो किरण जैसे ब्लू है पानी, पानी चल रहा है कहीं। लगता है कवि ने हनी सिंह का गाना सुना होगा, ब्लू है आज, ब्लू है पानी, पानी पानी, है ना। तो यानी इसका जादू अचानक टूट जाता है क्योंकि चारों तरफ तेज धूप फैल जाती है। ठीक है, यानी कि जो भी जादू होता है, जब बहुत तेज धूप होती है तो तेज धूप में क्या होता है, उसका जादू टूट जाता है। ठीक है, चलो बताओ मुझे कुछ चीजें बताओ। बिल्कुल सुबह भोर, कवि ने उपमान के रूप में इसके लिए किसका इस्तेमाल किया था? नीले संग का। और आसमान में नमी या धुंध, इसकी तुलना के लिए कवि ने किस चीज का इस्तेमाल किया था? आसमान में नमी या धुंध, चौका से ही तो किया था, है ना। राख से लिपा हुआ गीला चौका। अगला है अंधेरे में हल्की लालिमा। अंधेरे में हल्की लालिमा की तुलना किससे करी थी? हाँ, काली सिल पर लाल केसर, जैसे कि काली स्लेट पर लाल खड़िया, इन दो से करी थी, है ना। अगला है तुम्हारा सूरज की चमकती किरणें कैसे झिलमिला रही थी? है, हाँ, नीले जल में झिलमिलाती भोर देह, है ना, गोर देह, है ना। अगला पूर्ण सूर्योदय किसका प्रतीक है? जब सूर्योदय पूर्ण हो गया है, ये किसका प्रतीक है? जादू का खत्म हो जाना, है ना। जो जादू था वो उषा का जादू क्या हो गया? खत्म हो गया, है ना। सुबह का जादू खत्म हो गया। हाँ बस अब क्या, चैप्टर हो गया खत्म। चलो कुछ क्वेश्चन आंसर्स बताओ मुझे। कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है? और बताओ, राख से लिपा हुआ चौका, एक और काली सिल पर पिसी हुई लाल मिर्च, है ना, या केसर, और काली स्लेट। ठीक है, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। कि गांव के बारे में, गांव में ही तो मिलती है हमें ये सारी चीजें देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा है, चलो अगला क्वेश्चन बताओ मुझे। भोर का नव यानी कि राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्टक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता का अर्थ देता है। उपयुक्त पंक्तियों में कोष्टक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है, समझाइए। चलो छोड़ो, इसको नहीं करो, इसमें बस दो ही क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। एक और क्वेश्चन है, अच्छा मेरे को ये बताओ, इस कविता में गतिशील शब्द चित्र कौन से हैं? गतिशील, जैसे पहले राख जैसा दिखता है ना, फिर सिल जैसा दिखता है काला लाल, और फिर बच्चे की स्लेट जैसा दिखता है ना। इसीलिए ये कैसा है? रुका हुआ नहीं है, कैसा है? गतिशील चित्र हमें यहाँ पे क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है। तो आज तो बस इतना ही था। रुक जाओ, थोड़ा सा और करते हैं।
चलो बताओ, ऊषा कविता के रचयिता कौन है? शमशेर बहादुर। कवि शमशेर बहादुर सिंह को किस प्रकार का कवि माना जाता है? छायावादी, रहस्यवादी, प्रगतिवादी, बिंबधर्मी कवि। और इसमें प्रयोगवादी नहीं है, ध्यान रखना। ऑप्शन में प्रगतिवादी था, इसीलिए वो ऑप्शन गलत था। यहाँ पर क्या लिखा है? प्रयोगवादी। प्रयोगवादी कवि अलग होते हैं, प्रगतिवादी कवि अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन बताओ, कवि ने भोर के नभ यानी कि सुबह के आकाश की तुलना किससे की है? लाल कमल से, नीले शंख से, सफेद बादल से या काले पत्थर से? नीले शंख से। अगला क्वेश्चन है, कविता में राख से लिपा हुआ चौका किस दशा में बताया गया है? गीला पड़ा है, जला हुआ है, सूखा हुआ है, गंदा रसोई घर। गीला पड़ा है, हाँ, जो सुबह की वातावरण की नमी और ताजगी को क्या करता है? व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन है, राख से लिपा हुआ चौका सुबह के आकाश, हाँ बता दे चुपचाप से, नहीं तो कुटेगा। तीनों से क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? राख से लिपा हुआ चौका सुबह के किस गुण को प्रकट करता है? आकाश के किस गुण को प्रकट करता है सुबह के? तो राख से लिपा हुआ चौका सुबह के आकाश के किस गुण को प्रकट करता है? गर्मी और धूप को, प्रदूषण को, गहरा अंधकार, पवित्रता और नमी। हाँ। अगला क्वेश्चन है, कवि ने काली शिल पर क्या मलने या धोने की बात कही है? हल्दी, चंदन, सफेद चूना, लाल केसर। हाँ, लाल केसर। हाँ चल बता, काली स्लेट पर क्या मलने की बात कही गई थी? नीला रंग, राख, काली स्याही या लाल खड़िया चाक? हाँ। ऊषा का जादू कब टूटता है? दोपहर होने पर, आधी रात को, सूर्यास्त होने पर, सूर्योदय होने पर? सूर्यास्त होने पर है ना, कि सूर्योदय होने पर? है जब सूर्य पूरी तरह से उदित हो जाता है ना, तब टूटता है। ऊषा का जादू का मतलब सुबह का जादू। सुबह जैसे दिखाई देती है हमें बदलती हुई, पहले लाल, फिर काली सी स्लेटी है ना, पहले नीला, फिर लाल, फिर स्लेटी टाइप की है ना, फिर वो जल परी से तुलना करता है उसकी, तब टूट जाता है। हाँ, सुंदरी जो भी है हाँ, तो जल में ही तो कर रही है वो, ऐसे ऐसे है ना, उसी से तो तुलना कर रहा है वो है जल की लहरों के साथ, तभी तो किरणों की तुलना कर रहा है वो। ऐसे किरणें भी कुछ ऐसे ही चलती हैं सन से, है ना, ऐसे चलती हैं सन से, ये ऐसे नहीं आती हैं, ऐसे है ना। हाँ, ये लॉन्ग वेव होती है, बहुत लॉन्ग वेव है ना, शॉर्ट वेव की तरह नहीं आती हैं। अगला क्वेश्चन बताओ, नीले जल में किसकी गौर देह के झिलमिलाने का आभास होता है? नीले जल में किसकी गौर देह, अबे जल पर ही ऑप्शन में नहीं है। तारों की, चंद्रमा की, मछली की, उगते सूर्य की, सफेद चमकती किरणों की? जल पर ही, वैसे जबरदस्ती जल पर ही उगते हुए सूर्य की सफेद चमकती किरणों से, है ना। अगला क्वेश्चन, तेरा ध्यान है ना वहाँ भागवत पे, मुझे तो सुनाई नहीं दे रही। अबे गधे, तू क्लास में नहीं है ये बोल, है ना, क्लास में बैठा होता, मुझे सुन रहा होता तो तुझे वो नहीं सुनाई देती, ठीक है। हाँ, ऊषा कविता में किस परिवेश का चित्रण हुआ है? औद्योगिक परिवेश का,
ग्रामीण परिवेश का, ऐतिहासिक परिवेश का, महानगरीय परिवेश का? ग्रामीण परिवेश का, है ना। अगला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह स्वयं को किन दो भाषाओं का दुआ मानते थे? तो ये मैंने लिखाया नहीं है, लिख लेना है ना। ये अपने आप को हिंदी और उर्दू, हिंदू और उर्दू का दुआ मानते थे, है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवादी कविता का प्रारंभ किस वर्ष से माना जाता है? 1943 से। यहीं पे लिख लेना ब्रैकेट में, 1943 से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कवि ने किस चीज के प्रभाव के कारण सर्वनाम, क्रियाओं और मुहावरों पर अधिक बल दिया है? हाँ, दो आव। देखो क्वेश्चन क्या है अगला, कवि ने किस चीज के प्रभाव के कारण सर्वनाम, क्रियाओं और मुहावरों पर अधिक बल दिया है? संस्कृत व्याकरण के प्रभाव के कारण, अंग्रेजी गद्य के प्रभाव के कारण, या लोकगीतों के प्रभाव के कारण, या उर्दू शायरी के प्रभाव के कारण? है ना, उर्दू शायरी के प्रभाव के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह को निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ था? ज्ञानपीठ पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। बताया था मैंने पहले भी लिखाया था किसी कवि के बारे में, साहित्य पुरस्कार विजेता। और कबीर सम्मान भी मिला है इनको, है ना। ज्ञानपीठ, हाँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे बड़ा होता है, मतलब इसको हिंदी साहित्य का नोबेल पुरस्कार समझ लो, ठीक है। ऊषा का अर्थ क्या होता है? सूर्योदय से ठीक पहले का समय, या रात का घनेरा अंधकार, या कड़कड़ाती दोपहर, या ढलती हुई शाम? सूर्योदय से ठीक पहले का समय, है ना। अगला क्वेश्चन है, कविता में जादू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? जादू शब्द का प्रयोग मनुष्य की बुद्धि के लिए, रात के सन्नाटे के लिए, किसी तांत्रिक के खेल के लिए, या फिर उषाकालीन प्रकृति के पल पल बदलते सम्मोहक सौंदर्य के लिए? यही है ना। हाँ, नई कविता में कोष्टक का प्रयोग क्यों किया जाता है? कोष्टक कविता का आकार बड़ा करने के लिए, अतिरिक्त अर्थ, स्पष्टता और सजीवता का बोध कराने के लिए, छंद की मात्राएं गिनने के लिए, या कवि का नाम छुपाने के लिए? अतिरिक्त अर्थ, स्पष्टता और सजीवता का बोध कराने के लिए, ठीक है। ऊषा कविता की भाषा कैसी है? कठिन और बोझिल संस्कृत निष्ठ, सहज सरल और नए उपमानों से युक्त गतिशील शब्द चित्र, अस्पष्ट और समय से परे, या फिर केवल अवधि और ब्रज भाषा का मिश्रण? सेकंड वाला सही है ना, सहज सरल और नए उपमानों से युक्त एक गतिशील शब्द चित्र हमें इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुबह के आकाश को काली सिल कहना किस समय की ओर संकेत करता है? जब रात का थोड़ा अंधेरा बचा होता है और हल्की लालिमा मिलने लगती है, जब पूरी तरह धूप निकल आती है, बादल छाने पर, या घनी दोपहर को? क्वेश्चन था, सुबह के आकाश को काली सिल कहना किस समय की ओर संकेत करता है? घनी दोपहर को, बादल छाने पर, या फिर जब पूरी तरह धूप निकल आती है उसको? जब बादल रोज छाते होंगे, सुबह तो डेली काली होती है, लेकिन कब होती है काली?
एक और ऑप्शन था, जब रात का थोड़ा अंधेरा बचा होता है और हल्की लालिमा मिलने लगती है, ये है ना। अगला क्वेश्चन है, कवि शमशेर बहादुर सिंह का निधन किस वर्ष हुआ था? निधन 1993 में, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा चैप्टर खत्म।